आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पेडागोजी ऑफ साइंस के अंदर साइंस पजल्स एंड क्विज। ये आपकी यूनिट सेकंड से लिया गया है। जितनी भी चीज़ें हम शिक्षण में यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मेथड्स हो, ऑडियो विजुअल एड्स हो, या लर्निंग रिसोर्सेस हो, या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको टीचिंग किस तरीके से करनी है ये जानना ज़रूरी है। बीएड में आपको ये सारे टॉपिक्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं आप कभी सोचते नहीं होंगे, लेकिन सोचिए कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्यों दिए गए हैं बीएड में पढ़ाने के लिए। कि जब भी आप टीचिंग करने जाएं तब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें अपने शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाना है। तो जब आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के दौरान देखिए, आपसे पढ़ाते हैं, आप अपना टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, लेकिन टॉपिक को पढ़ाने से पहले मतलब टीचिंग को करने से पहले आप एक काम करते हैं जो होता है निर्धारित करना ऑब्जेक्टिव्स को। जब हम ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करते हैं मतलब हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें मतलब टीचिंग करवानी है, लेकिन किस प्रकार की टीचिंग होनी चाहिए जो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सके, वो भी प्रभावी तरीके से। केवल आज का पाठ्यक्रम जो है इस बात पर आधारित करता है कि आप क्लास में जाएं और बात बच्चों को वो सब चीजें पढ़ाएं जो आपका किताबी ज्ञान है, आप उनको सिर्फ नॉलेज दें। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य क्या बनता है कि उस करिकुलम को आप उस दिशा में लेकर के जाएं जो बच्चों के स्किल्स को डेवलप कर सके। बच्चा सिर्फ उसमें रटने की प्रवृत्ति को ना बढ़ाए, अपने स्किल्स को बढ़ाए। तो वो स्किल्स कब बढ़ेगी? जब आपके ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिव होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव्स ही हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे इसको करवाने के बाद में। तो भाई मुझे निराशा हाथ ना लगे, मैं जब टीचिंग करवा करके क्लास से बाहर निकलूँ तो मुझे इस बात की खुशी हो, आपको इस बात की खुशी हो कि मैंने जिन ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित किया था वे सारे ऑब्जेक्टिव्स आज मैं कंप्लीट करके आई हूँ, यानी कि मैंने वो चीज़ें हासिल की है, मैंने उनकी प्राप्ति की है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स को ही हमें प्रभावी या फिर प्राप्ति करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है? टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी व्यू रचनाओं को काम में लेते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को हम काम में लेते हैं। ये क्या होती हैं सारी, वो सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी आपको बढ़ावा देना होता है। ये सारी चीज़ें हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं हमें अच्छे से प्राप्त हो सके, बच्चा अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके। सिर्फ स्किल ही नहीं, बहुमुखी या कहूँ चहुमुखी विकास उसका हो सके। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक को, प्रकरण को लेकर के क्लास में जाते हैं, और जाना भी चाहिए। तो अब देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो किसके अंतर्गत आता है? वो हमारा है सारा का सारा टीचिंग मेथड्स। आपको पता है फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं भैया, जो भी मेथड्स है आपके, ह्यूरिस्टिक मेथड है, रिसर्च मेथड है, या प्ले मेथड है, जितने भी मेथड्स हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, वो सारे आपके टीचिंग मेथड्स में आ चुके हैं। टीचिंग एड्स जो है वो विजुअल एड्स, मैं क्या लेके जा रही हूँ, वर्किंग मॉडल लेके जा रही हूँ या क्या लेके जा रही हूँ। तो ऑडियो विजुअल्स एड्स के अंदर आपने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया है, चार्ट या फिर मॉडल, वर्किंग मॉडल, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी टीचिंग एड्स होती हैं। आपकी व्यू रचनाएं होती हैं कि मैं आज पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक उसी तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रभावी करने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका नाम है पजल्स एंड क्विज। ये क्या है? अब देखिए, पजल्स, ये आप सोचेंगे ये क्या है मेरे हाथ में? ये सिंपल सी चीज़ है जो आज तक आपके दिमाग में बिठाई जाती है कि दिस इज अ पजल। ये क्या है? एक पजल है। ये पजल एक ऐसा पजल है जो बिखरा हुआ होता है, लेकिन उसको आप सेट करता है, एक बच्चा सेट करता है जो अपने माइंड को, अपने स्किल को बढ़ावा देगा, और जैसे ही इसको वो कंप्लीट कर लेगा वो उसके लिए हो जाएगा कि मैंने किया, यानी कि उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने इस चीज़ को अच्छे से किया है। ये क्या है हमारे लिए? ये पजल है। उस बच्चे के लिए क्या है? एक बिखरे हुए टुकड़े हैं, वो भी कलर के टुकड़े हैं। कलर क्यों दिया गया है? ताकि बच्चा उसको अट्रैक्टिव मान करके उस चीज़ को जल्दी करे। यानी कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो पजल क्या है? एक गेम है या फिर एक टॉय है, एक खेल है जो बच्चा उस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट तरीके से कंप्लीट करता है और उससे कुछ ना कुछ सीखता है। ये सब चीज़ें उसके लिए क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि उसको मिलेगा क्या। अब गेम या टॉय,
लेकिन साइंस में वो चीज़ क्या है, वो अगर हम मैथ्स में कहें तो वो क्या है, तो मैथ्स में वो चीज़ है हमारे लिए एक लॉजिकल मैथ्स, रिसर्च मेथड। वो रिसर्च मेथड कैसे है, बच्चे को ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी। आज मैं भी इसको करने की कोशिश करूँ तो मुझे एक जैसा इसमें ग्रीन कलर लेकर आना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इधर उधर बिखरा हुआ है मैं इसको कैसे सेट करूं। तो कोशिश करने पर भी मुझसे अगर नहीं होगा, मैं उसको सीखने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे अंदर उसकी जिज्ञासा होगी तो मैं जिज्ञासा क्रिएट नहीं कर पाऊंगी अगर मैं नहीं सीख पाई। अगर मैंने इसको 10 बार भी करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो मैं इससे बोर हो जाऊंगी। बोर होने की वजह से क्या होगा कि मैं इस चीज़ को निकाल दूंगी कि मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे हार दे रही है, मेरे दिमाग को सेट नहीं कर रही है, मुझे महसूस करवा रही है कि आई कांट। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, पीछे से एक मोटिवेशन बच्चे को देना चाहिए। एक टीचर होने के नाते बच्चों को करवाना चाहिए ताकि ऐसे खेल, ताकि वो एक रिसर्च की तरफ आगे बढ़े, एक डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़े, ताकि उसको लगे ये चीज़ मैंने डिस्कवर करी है। और डिस्कवर कैसे करेगा, देखिए सब जने क्या करते हैं कि एक कलर को करते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा जो दूसरे ने नहीं किया वो ये अगर इसमें करके दिखा दे कि इसमें ग्रीन कलर इधर रेड कलर हो जाए, तो उसने देखा कि मैं 2 पजल्स को एक साथ कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने 2 कॉलम्स को एक साथ एक जैसा कर दिया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, एक स्टेप फॉरवर्ड होगा उसका कि मेरा कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, मैंने डिस्कवरी की, मैंने रिसर्च किया, मैंने खुद इसको किया। वो चीज़ उसको बहुत अच्छी तरीके से सिखाएगी कि लर्निंग बाय डूइंग, वो इसको करेगा, सीखेगा। अब देखिए वो गेम या टॉय जो है वो आपको मैथ्स में क्या बता रहा है, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वो बच्चे की नॉलेज को बढ़ाएगा, उसके ज्ञान की बढ़ोतरी करेगा। फिर दूसरी बात, वो उसके स्किल्स को डेवलप करेगा। स्किल डेवलपमेंट होगा, नो डाउट स्किल डेवलपमेंट होगा, लेकिन साथ में एक चीज़ और इसमें आएगी जो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर खास बात जो आती है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये क्या होता है, सबको पता है, सब पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। ये होता है डिटेक्टिव इंडक्टिव मेथड, मीन्स आगमन एंड निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि है क्या, इंडक्टिव डिटेक्टिव क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बच्चे के सामने रखते हैं तो वो इस प्रकार से रखनी चाहिए कि उसके जो खंड है वो एक तरफ तो बिखरे हुए हैं, मीन्स उसके सेगमेंट्स या उसके हिस्से बिखरे हुए हैं। आपने उस बच्चे को उसको सॉल्व करने के लिए दिया तो उसने उन खंडों को क्या किया, उन हिस्सों को जोड़ा और जोड़ करके कोई एक चीज़ बनाई, जैसे कि पजल को वो सॉल्व करता है। अब देखिए सेकंड चीज़, दूसरी तरफ क्या है, आप उसे जोड़ करके दीजिए, अब वो उसको बिखेरेगा, तो वो उसको बिखेर के एक एक चीज़ को, एक एक टुकड़े को समझेगा, उसके बाद उसको जोड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिटेक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। तो पजल्स आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन दिस मेथड, डिटेक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। इससे बच्चे का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, जिसे हम क्विज में या फिर उसके आगे भविष्य में ब्रेन स्टॉर्मिंग में, सब चीज़ों में हम उसमें काम में लेते हैं। और वो बच्चा क्रिएटिव होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होता चला जाता है, मीन्स उसका IQ लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ही हम साइंस के पजल्स को या क्विज को निर्धारित करते हैं, हम करवाते हैं। स्कूलों के अंदर ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें बालक के एज के अकॉर्डिंग, उसके रुचि के अनुसार या उसके बुद्धि के अनुसार वो चीज़ें वहाँ रखी जाए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके, चाहे वो ब्रेन का डेवलपमेंट हो, चाहे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनल हो। ये सारे डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको साइंस में पजल्स और क्विज ऐड करने बहुत कंपलसरी होते हैं। अब देखिए साइंस में ये सारी चीज़ें कैसे काम आएगी, मैं कैसे कौन कौन सी चीज़ों को इसमें डाल पाऊंगी। एक पजल तो मैं कर नहीं सकती, इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक आप न्यूज़पेपर में भी देखते आए हैं, वो होता है क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड में क्या होता है कि आपका न्यूज़पेपर के अंदर बना हुआ आते हैं, कुछ कॉलम्स बने आते हैं और बाएं से दाएं भरना होता है, ऊपर से नीचे भरना होता है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं नीचे। सेम वही चीज़ है कि आप उनके क्वेश्चंस को इस प्रकार से सामने रखिए। ये एक पैटर्न होता है, इसको बनाना कंपलसरी होता है, एक टीचर ही इसको बना सकता है जिसका दिमाग बहुत तेज हो, बहुत शातिर हो। उन बच्चों के लिए भी बना सकते हैं जो थोड़े से कमज़ोर है, जो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, उनसे उनका ज्ञान बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आया जो मुझे ऊपर से नीचे भरना था, और एक क्वेश्चन है जो मुझे उसी का आंसर स्टार्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट लेटर बाएं से दाएं,
तो क्या होगा, मैं उस क्वेश्चन को देखूंगी ना, जब मैं उसको बार बार पढ़ूंगी तो मेरा सीधा मेरे पास क्या होगा, एक हिंट होगा कि यहाँ पे तो क आया है, तो यानी कि यहाँ क से ही मेरा आंसर दूसरा यहाँ तक होगा। 2 शब्द का या 4 शब्द का है वो वहाँ पहले से मेंशन होता है ब्रैकेट के अंदर, तो फिर वो दिमाग लगाएगा कि मैं इधर भी क्या लिख सकता हूँ, यानी कि वो अपने नॉलेज के साथ साथ में अपने स्किल्स को बढ़ावा देगा और उस चीज़ को कंप्लीट करेगा। जो चीज उसने इधर भरी है वो दूसरे क्वेश्चन को एक हिंट के रूप में लेकर के दूसरे तरफ भी भर सकता है। अब देखिए सबसे अच्छी बात है क्रॉसवर्ड पजल्स है, हम किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। हम इसमें बॉडी पार्ट्स को ले सकते हैं, हम इसमें साइंस का कोई भी टॉपिक, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हम इसमें ले करके, चाहे वो कोई भी साइंस की ब्रांच हो, हम क्रॉसवर्ड पजल्स कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। उससे हमारा टाइम पास भी होगा, समय का सदुपयोग भी होगा, बच्चा उस गेम के द्वारा बहुत अच्छी चीज सीखेगा। फिर आता है वर्ड सर्च, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने एक टॉपिक मेंशन कर दिया बच्चों को कि हमने बॉडी पार्ट्स करने हैं, बॉडी पार्ट्स की इतनी सारी स्पेलिंग्स होती हैं, बच्चे को हमने पहली क्लास में उस बॉडी पार्ट्स को सिखाया, दूसरी कक्षा में भी पढ़ाया, बच्चों को लर्न करने के लिए दिया, बच्चों ने लर्न किया। उसके बाद आप उनको थोड़ा खाली समय में आप उनको क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग को इनकम्प्लीट कर रहे हैं। जैसे स्टमक आ गया तो STO, बीच में आपने स्पेलिंग छोड़ दी, यहाँ छोड़ दी, फिर यहाँ छोड़ दी, फिर आपने CH कर दिया, तो इस चीजों को वो कंप्लीट करेगा, ब्रेन को कंप्लीट करेगा, इन सब चीजों को कंप्लीट करेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, वर्ड सर्च रहेगा। मतलब ये पजल इस तरीके का है कि मैं इसके द्वारा बच्चों के नॉलेज को बढ़ावा दे सकती हूँ और बच्चों की जो योग्यता है, जो एबिलिटी है उनकी लर्न करने की, उस अभिक्षमता को भी काम में ले सकते हैं। नंबर सिस्टम हम किस में यूज़ करेंगे, हम सबसे अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे मैथ्स के अंदर। मैथ्स जो है मैथमेटिकल, लॉजिकल, रिसर्च, डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें यूज़ करते हुए, नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए उनको आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो नंबर्स का क्रॉसवर्ड हो, चाहे वो वर्ड सर्च हो, हम उसको भी उसमें काम में ले सकते हैं। नंबर का रिलेशनशिप्स हो या नंबर का सबसे अच्छी पैटर्न हो, उन पैटर्न्स को हम इनमें काम में ले सकते हैं। रिलेशनल जो पैटर्न्स है वो भी आपको पता है कि बीच बीच में जो ब्लैंक रखे जाते हैं वो क्यों रखे गए हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रखते हैं, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। साइंस के जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इंटरनल जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसा इंटर रिलेशनशिप है उनका उनका ब्लैंक छोड़ दीजिए, एक एक पाथ को वो कंप्लीट करेंगे, पाथ को बनाइए, फ्लो चार्ट को बनाइए, उस रिलेशन को वो कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे का लॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं। फिर आता है लॉजिक्स मीन्स जितने भी उसके आसपास की चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड, हम उसका लॉजिकल, उसके जो दिनचर्या है उससे इस्तेमाल करते हुए लॉजिकल पजल्स को कंप्लीट करवाते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, देखिए मैंने नाम लिखा है सुडोको। सुडोको इज़ अ लॉजिकल गेम और मैथमेटिकल गेम, जो आपको भी पता है कि सुडोको क्या होता है कि कॉलम बना होता है, ठीक इसी तरह ऊपर से नीचे रॉज होती है और कॉलम भी होते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स ऑलरेडी लिखे होते हैं, ठीक है। अब वो नंबर्स आपको क्या करना है, और बहुत सारे जो ब्लैंक्स होते हैं कॉलम्स, उनमें आपको क्या करना पड़ता है कि एक नंबर एक ही रॉ में बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट इज सुडोको। अब वो क्या है, लॉजिकल है, बच्चा उसमें दिमाग लगाएगा। हम जैसे भी उसमें घूम जाते हैं कि इस लाइन में ये रिपीट हो गया, यहाँ से देख रहे हैं इधर से 3 आया है, तो इस पूरे लाइन में जैसे मुझे 1 to 4 लिखना है, 1 to 5 लिखना है, तो एक नंबर वापस रिपीट इधर से भी नहीं होना चाहिए और इधर से भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है, बहुत मज़ा आता है इसमें, लेकिन लॉजिकल गेम है, इट्स ब्रेन डेवलपमेंट गेम। फिर आता है मैथ्स के अंदर हम बोडोमास, पैमडास आपने सुना होगा कि बड़ी क्लासेस में हम पैमडास को पढ़ते हैं। बोडोमास जो है उसका सिनोनिम है पैमडास। ये जो है बोडोमास आपको सबको पता है कि इट्स अ पैटर्न, लेकिन आपने ही ये देखा होगा कि क्लास 6 के अंदर भी ये क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंप्लीफाई के रूप में आते हैं कि इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। कैसे आता है ये कि बोडोमास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सेम वही फंडा है, सिनोनिम है पैमडास। पैमडास इज P for पैरेंथेसिस। ये क्या चीज होती है, ये होता है हमारा ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट मीन्स था सिंबल, ये वाला ब्रैकेट या फिर ये वाला ब्रैकेट, इट्स
पैरेंथेसिस एक सिंबल्स होते हैं, ब्रैकेट्स ही होते हैं एक तरीके से, इनको हम सॉल्व करेंगे, बड़ा छोटा फिर कोई ब्रैकेट हो, ये छोटी क्लासेस में आ जाता है। फोर्थ क्लास में पैंडास जो होता है फिर वो आगे तक चलता है हमारे। ये एक्चुअली एक एक्सप्रेशंस को कंप्लीट करने के लिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए पैंडास दिया जाता है। तो ये भी एक तरह के पजल्स होते हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है और लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा आंसर लाना पड़ता है। इतनी बड़े चीज़ों को, पजल्स को आप शॉर्ट में कर सिर्फ एक आंसर लेकर आ रहे हैं सम डिजिट्स का, वो होता है पैंडास। इट्स अ पजल। लेकिन किताबों में, करिकुलम में उसको इतनी अच्छी तरीके से फिट किया गया है कि वो एक टॉपिक के रूप में लगता है, लेकिन वो है क्या, एक मैथमेटिकल लॉजिकल गेम है जो पजल से ऐड है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करना सिखाता है पैंडास। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम। E4 एक्सपोनेंट्स होते हैं जो हमारा ABC, जो 11th में मैथ्स लेते हैं उनको, उनके पास आते हैं ये सारी चीज़ें, एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं वो लोग। तो ये है E4 एक्सपोनेंट्स। M4 मल्टीप्लिकेशन, D4 डिवाइड, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। ये वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब देखिए ये सारी चीज़ें हमें क्यों करनी है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को या नॉलेज को चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए करना है। इट्स अ वन ऑब्जेक्टिव फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स हमें ये सारे गुण बच्चे में ही डेवलप करने हैं, टीचर में नहीं करने हैं। और करिकुलम सही रूप में क्या है, ऐसा करिकुलम जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हो, जो हमें बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए टॉपिक्स को पढ़ाना चाहिए, वो है ये सारी चीज़ें। सेम यही चीज़ आती है साइंस क्विज। साइंस क्विज में बहुत लेंदी आती है क्योंकि इसमें टाइम चाहिए होता है। पजल इतना टाइम नहीं लेता जितना क्विज टाइम लेता है। पजल हम एक बच्चे पर भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों पर भी कर सकते हैं एक साथ। और क्विज जो होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, वो हमारी हिंदी में नाम कहूँ तो प्रश्नोत्तरी के नाम से भी हम जानते हैं कि कुछ बच्चों को सामने बिठाया जाता है। एक लेवल के बच्चे मीन्स IQ लेवल उनका लगभग एक जैसा होना चाहिए। अगर आप कम IQ वालों को ले रहे हैं तो एक साथ उन्हीं को लें, ज़्यादा IQ वाले को ले रहे हैं तो सबको एक साथ लें। उसमें करना क्या होता है कि साइंस क्विज के अंदर सब बच्चों को साथ में बिठा करके पार्टनर्स रखना चाहते हैं तो पार्टनर्स, नहीं तो एक एक रखना चाहे तो एक एक। ये क्या होता है कि एक मेंटोर यहाँ होता है या फिर जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है सिर्फ वो होता है, जो हम उन बच्चों पर जिन जो रिसर्च हम करना चाहते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए या फिर आप साइंस के अंदर किसी भी ब्रांच के द्वारा कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ प्रश्नों को सामने रखा जाता है क्विज के अंदर। प्रश्नों को सामने रखते हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा आंसर देता है, जो बहुत जल्दी आंसर देता है इन शॉर्ट टाइम पीरियड, तो उनको हम एक लेवल पर उतारते हैं और फिर जो विजेता होता है वही उस लेवल पर उतर पाता है। या फिर क्विज में सबसे ज़्यादा जिन्होंने आंसर दिया है कम समय में, जिनके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, वो इसमें विनर कहलाते हैं। तो ये क्विज जो है हम मैथ्स में भी कर सकते हैं, साइंस के किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। तो क्विज और पजल जो है वो दोनों ही एक तरह के गेम हैं और ये गेम जो होता है एक मनोरंजन के आधार पर किया जाता है। और मनोरंजन करते करते हम बच्चों की कुछ स्किल्स पर काम करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी तरह की कोई कमी है तो हम उस कमी को भी सुधारने का कार्य करते हैं। आपको क्या करना है, साइंस पजल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। और फिर हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे जो पिछले साल पेपर्स में आ रखे हैं। तो पहले आप इनको अपने दिमाग में क्लियर कीजिए कि व्हाट इज़ पजल, व्हाट इज़ क्विज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पजल्स एंड क्विज। तो तब जाकर ये चीज़ समझ में आएगी। ये एक मेथड है जो हम टीचिंग करवाने से पहले डिसाइड करते हैं कि आज हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव हो उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। तो बस सिंपल है कि साइंस पजल्स और क्विज में क्या डिफरेंस है। साइंस पजल्स और साइंस क्विज किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनका महत्व, साइंस में इनका महत्व क्या है। ये 3 प्रश्न आपको इसमें करके रखने हैं। हैव अ नाइस डे।